Hello, C aspirants, and welcome back to another episode of Revision Boosters of Income Tax Laws. आज हम लोग सेक्शन 10 के जितने एग्जाम्पशन है वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पशन जो है वो है सेक्शन 10(1)(a) एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड है। अभी एग्रीकल्चर इनकम क्या क्या होता है? फर्स्ट इज रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, एग्रीकल्चर इनकम होता है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, एग्रीकल्चर इनकम होता है। इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, एग्रीकल्चर इनकम होता है। इनकम फ्रॉम सीडिंग एंड सैपलिंग्स इन नर्सरी भी एग्रीकल्चर इनकम होता है। फिर अगर कोई फर्म एंगेज इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन है, देन द सैलरी एंड इंटरेस्ट अर्न बाय पार्टनर इज आल्सो एग्रीकल्चर इनकम। अभी नॉट इन एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है? रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया के बाहर कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो उसे जो रेंट मिलता है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम नेचुरल ग्रोथ ऑफ ट्रीज इज आल्सो नॉट एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन विलेज is neither capital gain nor agricultural. Next is if company is engaged in agricultural operations, then directors remuneration and dividend of shareholders not an agricultural income. तो ये भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर इनकम को हम लोग ने बिजनेस इनकम में कितना डालना है और एग्रीकल्चर इनकम में कितना डालना है उसका कुछ रूल दिया गया है। सपोज ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, तो रूल 8 बोलता है बिजनेस इनकम में 40% डालना है और एग्रीकल्चर इनकम में 60% डालना है। नेक्स्ट इज अगर हम लोग रबर को ग्रो और सेल करते हैं तो रूल 7 ये बोलता है कि बिजनेस इनकम में 35% डालना है और एग्रीकल्चर इनकम में 65%। नेक्स्ट इज अगर हम लोग कॉफी को सेल करते हैं और ग्रो करते हैं एंड क्योर्ड भी करते हैं बाय द सेलर, 7B रूल 7B1 बोलता है कि बिजनेस इनकम में 25% डालना है और एग्रीकल्चर इनकम में 75% डालना है। नेक्स्ट इज अगर हम लोग कॉफी को सेल करता है, ग्रो करते हैं एंड क्योर करते हैं, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड बाय द सेलर विथ और विदाउट मिक्सिंग ऑफ चिकोरी, और ये रूल 7B बोलता है तो इसमें बिजनेस इनकम में 40% डालना है और एग्रीकल्चर इनकम में 60% डालना है। नेक्स्ट है अगर कोई कंपोजिट इनकम, कंपोजिट बिजनेस हो, मतलब अगर सपोज आप शुगर केन ग्रो भी कर रहे हैं और शुगर भी मैन्युफैक्चर करें तो उस पर क्या होगा? तो जैसे कि ग्रोइंग शुगर केन एंड मैन्युफैक्चरिंग शुगर एंड सो ऑन, तो इस पे बिजनेस इनकम को आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? उस पर आप लोग सेल वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका सेल वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उसका जो मार्केट वैल्यू उसको माइनस करेंगे माइनस अदर एक्सपेंसेस जो होगा वो होगा बिजनेस इनकम। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकालेंगे? मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जो मार्केट वैल्यू होगा उससे हम लोग माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर, ग्रोइंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट है उसको माइनस करेंगे, उस पर आ जाएगा एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट इज पार्शियल इंटीग्रेशन एंड नॉन इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये क्या होता है? बेसिकली इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट पार्ट ऑफ टोटल इनकम बट स्टिल फॉर पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स हम लोग उसको पहले टोटल इनकम पे इंक्लूड करते हैं, फिर बाद में उसको फिर से एक्सक्लूड कर देते हैं। तो ये कब 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 करेंगे हम लोग? तो नॉन एग्रीकल्चर this is done only on the following two conditions. Non-agriculture income exceeds the maximum tax exemption limit. Basically basic exemption limit जो होता है, अगर वो 2,50,000 हो सकता है, 3 लाख हो सकता है या 5 लाख हो सकता है, तो वो एक्सीड करेंगे तभी हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे। और एग्रीकल्चर इनकम अगर 5 लाख होता है तभी ये पार्शियल इंटीग्रेशन एंड नॉन इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम क्या आ जाएगा। तो ये पार्शियल इंटीग्रेशन एंड नॉन इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे? यहाँ पे ये स्टेप्स दिया हुआ है, दिस आर डिस्कस इन अ एग्जांपल व्हिच विल बी मोर बेनिफिशियल। एग्जांपल लेते हैं। सपोज टोटल इनकम हम लोग का आता है 5,50,000, ठीक है? उस पे हम लोग कर देंगे पहले एड एग्रीकल्चर इनकम फॉर कंप्यूटेशन पर्पस। सपोज 50,000 है हम लोग का एग्रीकल्चर इनकम, तो टोटल इनकम हम लोग का आ गया कितना? 6 लाख, ठीक है? 6 लाख आ गया। तो इस 6 लाख पे हम लोग टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे, टैक्स लाइबिलिटी। तो सपोज ये 60 इयर्स बिलो है हम लोग मान लेते हैं, तो अप टू 2,50,000 नील, फिर 2,50,000 1 से लेके 5 लाख तक एट द रेट 5%। एट द रेट 5% हम लोग मारेंगे तो आएगा 12,500। फिर बैलेंस जो बच जाएगा, बैलेंस बच जाएगा 1 लाख। 1 लाख पे एट द रेट 20%, 20% पे मारेंगे हम लोग, कितना आएगा? 20,000। और टोटल टैक्स पेबल आ गया 32,500 बिफोर सेस, और सेस।
इससे हम लोग माइनस करेंगे अभी लेस टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो एग्रीकल्चर इनकम हम लोग कितना है 50,000 प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितना है हम लोग का 2,50,000। तो ये 3 लाख पे हम लोग को टैक्स लायबिलिटी निकालना है। तो 2,50,000 तक तो नील है, नील, एंड रिमेनिंग 50,000 पे एट द रेट 5%। तो 50,000 का में एट द रेट 5% आता है 2,500। 2,500। तो ये 32,500 से माइनस करेंगे तो 30,000 आ जाएगा हम लोग का टैक्स पेबल बिफोर सेस। अभी इस पे हम लोग HSC रेट एट द रेट 4% मारेंगे तो कितना आएगा 30,000 का 4% आता है 1,200। तो ये 31,200 इज द फाइनल टैक्स पेबल। तो ये था एग्रीकल्चर इनकम का पार्शियल इंटीग्रेशन एंड नॉन इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट आफ्टर एग्रीकल्चर इनकम हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पशंस क्या है। तो टोटल एग्जाम ओरिएंटेड टोटल 18 सेक्शंस है। एग्रीकल्चर इनकम नंबर 1 था। नंबर 2 है सेक्शन 10(2). सेक्शन 10(2) बोलता है शेयर इनकम फ्रॉम HUF मेंबर को अगर कुछ शेयर ऑफ इनकम HUF का बिजनेस से मिलता है तो वो एग्जाम्प्ट रहेगा। नेक्स्ट इज 10(2)(a). 10(2)(a) बोलता है अगर पार्टनर को कुछ टोटल इनकम में पार्टनर का फर्म से कुछ मिलता है तो वो भी एग्जाम्प्टेड रहेगा। नेक्स्ट इज 10(4). 10(4) बोलता है अगर कुछ इंटरेस्ट इनकम मिलता है हम लोग को नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट से तो वो भी एग्जाम्प्ट रहेगा। नेक्स्ट बोलता है नेक्स्ट सेक्शन इज 10(6). 10(6) बोलता है रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल अगर नॉट इंडियन सिटीजन है और वो अगर कोई ऑफिशियल या फिर एम्बेसी में काम कर रहा है, हाई कमीशन में काम कर रहा है, तो उसको अगर कुछ इनकम मिलता है तो वो भी एग्जाम्प्ट रहेगा, प्रोवाइडेड he is not engaged in any business or profession or employment in India and he for similar purpose he enjoys similar exemption in other country। अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और अगर वो मतलब इंडियन सिटीजन का नहीं है and he is receiving any इनकम एज एन ऑफिशियल एम्बेसी या हाई कमीशन तो फिर वो इनकम उसके हाथ पे एग्जाम्प्ट रहेगा। नेक्स्ट इज 10(6)(d). 10(6)(d) बोलता है इनकम अराइजिंग टू अ नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट एंड फॉरेन कंपनी बाय वे ऑफ रॉयल्टी। अगर कोई नॉन कॉर्पोरेट या फिर नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी कोई रॉयल्टी इनकम या फिर टेक्निकल इनकम मिलता है बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तो फिर वो इनकम भी वो के हाथ में एग्जाम्प्ट रहेगा। नेक्स्ट इज 10(10)(b) बोलता है अगर कोई भोपाल गैस विक्टिम को कोई पेमेंट मिलता है तो वो भी एग्जाम्प्ट रहेगा। नेक्स्ट इज 10(10)(b)(c). अगर 10(10)(b)(c) बोलता है अगर कोई कंपनसेशन रिसीव होता है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी फॉर एनी डिजास्टर तो जितना डिजास्टर का लॉस हुआ है वहां तक का जो हम लोग को इनकम मिलेगा वो भी अंडर दिस एक्ट विल बी एग्जाम्प्ट। नेक्स्ट इज 10(11)(a). 10(11)(a) बोलता है एनी पेमेंट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट। अगर सुकन्या समृद्धि अकाउंट में हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया उसमें से इनकम मिलता है तो वो भी 10(11)(11) के अंदर हम लोग एग्जाम रहेगा। नेक्स्ट इज 10(16). वैल्यू अगर कुछ हम लोग स्कॉलरशिप मिलता है टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन तो जितना भी अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप हम लोग को मिलेगा वो 10(16) के अंदर एग्जाम रहेगा। नेक्स्ट इज डेली अलाउंस या फिर अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लिस्ट को डेली अलाउंस मिलता है या फिर एनी कमिटी देयर ऑफ वो डेली अलाउंस भी एग्जाम्प्ट रहता है। नेक्स्ट इज 10(17)(a). 10(17)(a) बोलता है अगर हम लोग को कोई अवार्ड मिलता है इन ल्यू ऑफ लिटरेसी, साइंटिफिक या फिर कोई आर्टिस्टिक वर्क फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई गवर्नमेंट तो वो अवार्ड भी या फिर इनकम एग्जाम्प्ट रहता है। नेक्स्ट इज अगर हम लोग को पेंशन रिसीव्ड होता है 10(18). सेक्शन 10(18) बोलता है अगर कोई इंडिविजुअल को पेंशन रिसीव्ड होता है फ्रॉम सेंट्रल एंड ही हैज सर्व्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड ही हैज बीन अवॉर्डेड परमवीर चक्र, महावीर चक्र या फिर वीर चक्र या फिर कोई अदर गैलनरी अवार्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई भी अदर अवार्ड जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है तो वो पेंशन भी एग्जाम्प्ट रहता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 10(26). सेक्शन 10(26) बोलता है इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन स्पेसिफाइड एरिया। अगर कोई
शेड्यूल ट्राइब को अपने ही स्टेट पे कुछ इनकम मिलता है फ्रॉम डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट, तो फिर वो शेड्यूल ट्राइब का जो इनकम रहता है वो एग्जाम रहता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 1026 ट्रिपल ए, ये बोलता है सिक्किमिस, अगर कोई सिक्किमिस इंडिविजुअल सिक्किम में रहता है और उसको इंटरेस्ट इनकम मिलता है या फिर डिविडेंड इनकम मिलता है, तो फिर उसका इनकम अब उसके हाथ पे एग्जाम रहेगा। बट अगर कोई सिक्किमिस वुमेन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2018 मैरिज ए नॉन सिक्किमिस, तो फिर उसके हाथ पे वो इनकम्स एग्जाम नहीं रहेंगे। नेक्स्ट इज सेक्शन 1030। सेक्शन 1030 बोलता है अगर कोई इंडिविजुअल को सब्सिडी मिलता है फॉर growing and manufacturing of tea in India to or from the tea board will be wholly exempt। अगर कोई इंडिविजुअल को सब्सिडी मिलता है फॉर growing and manufacturing of tea द टी बोर्ड ऑफ इंडिया, तो फिर वो सब्सिडी भी एग्जाम्प्ट रहेगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 1031। 1031 बोलता है कि अगर कोई इंडिविजुअल को सब्सिडी मिलता है फॉर growing and manufacturing of rubber, coffee, cardamom or other specified commodity in India from or through rubber board, coffee board, specified board or any other will be exempt। अगर किसी इंडिविजुअल को सब्सिडी मिलता है for businesses like manufacturing, growing of coffee, cardamom or specified commodity, तो वो सब्सिडी भी उस लोग के हाथ पे एग्जाम्प्ट रहेगा। नेक्स्ट इज सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज 10AA, दैट इज एग्जेम्पशन टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इससे कभी कभी क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो अगर कोई यूनिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे मैन्युफैक्चर करता है या फिर प्रोडक्शन करता है ऑफ एनी आर्टिकल्स और थिंग्स और प्रोवाइड सर्विसेज इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो वो सब यूनिट्स को कुछ डिडक्शन प्रोवाइड किया जाता है। बट नो डिडक्शन विल बी प्रोवाइडेड टू मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज ऑन और आफ्टर प्रीवियस ईयर 2021। प्रीवियस ईयर 2021 से लेकर अगर कोई ऐसी यूनिट मैन्युफैक्चर या सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वो लोग को ये डिडक्शन 10AA के अंदर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना रहेगा। अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला है कि प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस ऑन अंडरटेकिंग, जो अंडरटेकिंग का प्रॉफिट है इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ द अंडरटेकिंग, जो एक्सपोर्ट्स का जो टर्नओवर है वो उसका अंडरटेकिंग के बाद टोटल टर्नओवर, पूरा अंडरटेकिंग का टर्नओवर है उसको डिवाइड कर देंगे, फिर जो अमाउंट होगा वो होगा अमाउंट ऑफ डिडक्शन। फिर कितना डिडक्शन दिया जाएगा और कितना साल के लिए डिडक्शन दिया जाएगा, that is period of deduction। First is if the undertaking has begins to manufacture or providing services between previous year 2005 to 2021, मतलब previous year 2005 6 से लेके previous year 2021 तक अगर कोई यूनिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो फर्स्ट 5 इयर्स के लिए 100% ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट फॉर 5 इयर्स विल बी प्रोवाइडेड एज डिडक्शन। जो अमाउंट हम लोग को मिलेगा उसका पूरा 100% हम लोग डिडक्शन प्रोवाइड करेंगे। ये तो था फर्स्ट 5 इयर्स के लिए। Now next phase is next 5 years। next 5 years के लिए हम लोग 50% of such profits and gains for further 5 estimate, मतलब next 5 years के लिए हम लोग को 50% of the deduction जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसका हम लोग को मिलेगा। फिर next 5 years के लिए हम लोग को क्या मिलेगा, for the deduction of 50% of the profits, 50% of the profits या फिर amount transferred to special economic zone reinvestment allowance reserve account whichever is lower। इस दोनों में से जो लोअर रहेगा उसका 50% हम लोग को डिडक्शन मिलेगा। फिर एक और चीज हम लोग को नोट करना पड़ेगा, द सेल प्रोसीड्स मस्ट बी रिसीव्ड एंड बॉट इन इंडिया। जो एक्सपोर्ट से हम लोग को सेल प्रोसीड मिलेगा दैट शुड बी बॉट इन इंडिया एंड इनटू कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हेन वी डू द सम्स ऑफ सेक्शन 10AA। फर्स्ट इज अगर हम लोग 35 सेक्शन 35D 35AD के अंदर जो कि EGPP में हम लोग लेते हैं उस पर अगर हम लोग डिडक्शन लेते हैं तो डिडक्शन 10AA हैज बीन अलाउ नहीं होगा, मतलब either one। अगर 10AA ले रहे तो 35AD अलाउ नहीं होगा, और 35AD अलाउ ले रहे तो 10AA नहीं ले सकते। any one of them we can take। next is the amount of deduction in this section shall be allowed from the total income of the SEC are computed before giving effect to this section। मतलब जो टोटल इनकम निकलेगा उससे उसी से हम लोग ये जो डिडक्शन हम लोग को निकलेगा वहां से हम लोग माइनस करेंगे, मतलब टोटल इनकम माइनस जो डिडक्शन आएगा वो माइनस करेंगे, फिर टोटल इनकम आएगा, फिर वहां पे हम लोग टैक्स लायबिलिटी जो निकलेगा वो हम लोग अप्लाई करेंगे। फिर जो एक सर्कुलर है हम लोग को नोट करना पड़ेगा, ये सर्कुलर क्या बोलता है कि freight, telecommunication charges and insurance expenses are to be excluded both from export turnover and total turnover। तो जब हम लोग एक्सपोर्ट टर्नओवर टोटल टर्नओवर मिलेगा, अगर उसके रिलेटेड कुछ भी फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, तो उसको माइनस करके ही हम लोग को एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर निकालना है, जिससे हम लोग डिडक्शन का अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, तो यही बोलता है कि 10A ऑफ द एक्ट
extent to their attributable to the delivery of articles, मतलब ये expenses should be related to their delivery, मतलब ये जो telecommunication charges है और insurance expenses should be related to the turnover, मतलब should be related to the articles या फिर articles which have been produced or manufactured and have been delivered. तो 10A का यही था कुछ important points, और सेक्शन 10A में यही कुछ रेलेवेंट सेक्शन था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सबको पढ़ना है. एग्रीकल्चर इनकम था और ये बाकी 17 सेक्शंस थे यहाँ पे. तो इस वीडियो के लिए इतना ही. विल मीट ऑन द नेक्स्ट रिविजन बूस्टर्स. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच एंड पढ़ते रहो, बढ़ते रहो.